स्टूडेंट्स, लास्ट वीक तक हमने जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न और उत्तर किए। बहुत लंबा हमारा ये चैप्टर होता है जिसमें कई सारे आयाम और विविध तरह के हमारी जो साइट्स हैं या हमारे माध्यम हैं संचार के, उन सबको कवर अप किया जाता है। उनसे संबंधित परीक्षा में आपके एक एक नंबर के 4 प्रश्न आते हैं। अब आज हम अपना नया अध्याय गलता लोहा, जो साहित्यकार शेखर जोशी के द्वारा लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। छात्रों, इसके नोट्स, पाठ का सारांश, शेखर जोशी का संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको कल ही भेज दिया था और मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे छात्र बहुत ही जिम्मेदार हैं। आप सबने ये पाठ और शेखर जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ लिया होगा। तो छात्रों, अब हम जो प्रश्न अभ्यास पाठ के अंत में दिए होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मैं आपको स्पष्ट करूंगी, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र किया गया है। आपने पाठ पढ़ लिया है। इसमें एक लोहार बच्चा होता है और एक ब्राह्मण छात्र है, जिसमें ब्राह्मण छात्र वास्तव में बहुत कुशाग्र बुद्धि है। यदि सही परिस्थितियां और उसे वातावरण मिलता तो निश्चय ही बहुत आगे तक पहुंच सकता था। दूसरे बच्चे के मन में ये पहले से धारणा बसी हुई थी कि मुझे तो अपने पिता का पारंपरिक कार्य ही करना है, यानी लोहे कूटने का काम, वही कार्य करना है। चलिए देखते हैं छात्रों। उस समय हमारे समाज में जाति प्रथा का भेदभाव भी बहुत ज़्यादा था। आपने पढ़ा होगा पाठ में। जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने ज़बान के चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को झोंकने, फेंकने नहीं है, झोंकने है ये, और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। सान लगाने के लिए जहाँ कच्चे घर होते हैं उन पर बरसात से पहले मोटी एक परत गारे की लगाई जाती है ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। मास्टर जी पढ़ाई करते समय छड़ी से और पिताजी मनमाने औजार, हथौड़ा, छड़, हत्था, जो भी हाथ लगे उससे पीट पीट कर सिखाते थे। इस प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। छात्रों, आज का वातावरण बहुत अलग है। पहले अध्यापक या माता पिता अपने बच्चे को इतना अपना मानते थे और समझते थे कि हमारे द्वारा ही बच्चे को सही बात सिखाई जा सकती है, जबकि आज ही ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ है कि बच्चों को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसी स्थितियां आती है, कहते डिप्रेशन में आ गए बच्चे, या समझ नहीं आ रहा है, कुछ कह दिया तो बच्चे को बुरा लग जाता है। ऐसा नहीं है। माता पिता, गुरुजन ही इस संसार में सबसे ज़्यादा अपने होते हैं। अपने बच्चे का भला बुरा उनसे अधिक कोई अन्य नहीं समझ सकता। दूसरा प्रश्न देखेंगे छात्रों। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम के मन में नीची जाति के होने की बात बचपन से ही बिठा दी गई थी। दूसरे, मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थी। इन सभी कारणों से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, यानी उसके साथ वो प्रतिस्पर्धा करता ही नहीं था। उसे लगता था नहीं, मोहन हमेशा ठीक करता, वह बहुत होशियार है। तीसरा प्रश्न, धनराम को मोहन के लिए व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? ये वहाँ की बात है कि वो जब लोहे की छड़ को ठीक गोलाई दे देता है
मोहन ब्राह्मण जाति का था। उस गांव में ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे तथा शिल्पकारों के साथ उठते बैठते नहीं थे। यदि उन्हें बैठने के लिए कह दिया जाता तो भी उनकी मर्यादा भंग होती थी। धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी मोहन देर तक बैठा रहा। यह देखकर धनराम हैरान हो गया। वह और अधिक हैरान तब हुआ जब चोट मारने लगा और धोकनी झोंकते हुए भट्टी में गरम किया और उस लोहे की छड़ को ठोक पीट कर उसने गोल रूप आकार दे दिया। छात्रों, आज का अंतिम प्रश्न, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? लेखक ने मोहन के लखनऊ पहुंचने को उसके जीवन का एक नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ आने पर उसका जीवन बंधी बंधाई लीक अर्थात परंपरा पर चलने लगा था। वह सुबह से शाम तक नौकर की तरह काम करता था। नए वातावरण व काम के बोझ के कारण मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो गई थी। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं नष्ट हो गई थी। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। उसे कोई काम नहीं मिल सका था। छात्रों, ये कार्य आप पूरा करके अपनी कॉपी मुझे फ़ोटो खींचकर या वीडियो के द्वारा मूल्यांकन हेतु प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा और पहला काम भी आप अपना पूरा कर लेंगे। परियोजना कार्य भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और अगले बुधवार को आपका एक टेस्ट लूँगी जिसमें आपका कबीरदास जी से संबंधित MCQ प्रश्न होंगे और दूसरा नमक का दरोगा। थैंक यू छात्रों।